हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। एक नया चैप्टर है, अध्याय 3, विद्युत धारा। हेडिंग डालो। हो गया। अब देखो आगे। पिछले चैप्टर हम लोग को क्या देखे थे? स्थिर आवेशों का अध्ययन, है ना। स्थिर वैद्युति था, है ना। अब ये वाला क्या है, देखो। पिछले दो चैप्टर में हम लोग का क्या था? वैद्युत को स्थिर रखे थे, है ना। वैद्युत को क्या रखे थे? स्थिर रख दिए थे। मतलब हम लोग का जो आवेश था आवेश था वो कैसा था? स्थिर था। जो हम लोग का चार्ज था वो रेस्ट के कंडीशन में था। मतलब आवेश को क्या करते थे हम लोग? स्थायी रख देते थे। और उसके चारों ओर उनके गुणों के बारे में, इससे आर दूरी पर क्या होगा, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ पर क्या होगा, अक्षीय स्थिति में क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में क्या होगा। तो हम लोग उसमें क्या करते थे? आवेश को हम लोग स्थायी रख देते थे और उसके चारों ओर उनके गुणों का हम लोग क्या करते थे? अध्ययन करते थे। हो गया। लेकिन अब इसमें क्या होगा? आवेश को क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। पिछले दो चैप्टर में हम लोग रेस्ट कंडीशन में रखे थे। अब यहाँ पर हम लोग आवेश को क्या करेंगे? दौड़ाएंगे, है ना। दौड़ाएंगे मतलब एकदम ज़्यादा स्पीड में नहीं। यहाँ पर आवेश चलेगा, है ना। अब यहाँ पर आवेश हम लोग का क्या होगा? गतिमान होगा। गतिमान। कौन सा चैप्टर? ये देखो, ये दोनों हम लोग का फर्स्ट चैप्टर में था। ये दोनों जो हम लोग देखे हैं, ये दोनों, ये किस कंडीशन में था? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में था। फर्स्ट और किस में था? सेकंड चैप्टर में। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम लोग का क्या था? आवेश स्थिर रूप में था। ठीक। अब उसके बाद फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में स्थिर के रूप में था और आवेश के हम लोग चारों ओर क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। जब हम लोग थर्ड चैप्टर में आएंगे, मतलब ये अभी जो विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, इसमें आवेश कैसा होगा? गतिमान होगा। गतिमान कहने का मतलब आवेश को अब हम लोग गति कराएंगे। लेकिन वो गति कैसे करेगा? तो वो गति करेगा क्या? कैसा? एक नियत वेग पकड़कर। क्योंकि देखो, अगला चैप्टर जो चौथा चैप्टर है वो हम लोग का क्या है? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व है। वहाँ पर आवेश ना फुल स्पीड में दौड़ेगा। मतलब वो कभी इसका स्पीड ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी बहुत ज़्यादा होगा, त्वरित गति करेगा। इसके कारण वहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अभी हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा अभी विद्युत धारा में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आवेश कैसा गति कर रहा है? नियत वेग से। एक नियत वेग ले लेगा और उस नियत वेग से वो निरंतर गति करता रहेगा। तो उसके बारे में हम लोग का अध्ययन करना है हम लोग को इस तीसरे चैप्टर में। चौथे चैप्टर में जाएंगे तो यही आवेश हम लोग का फुल स्पीड में गति करेगा। मतलब हाँ, त्वरित गति करेगा। ठीक, समझ गए। तो ये था हम लोग का। देखो बुक में भी कैसा जमा है मस्त। देखो, पहले हम लोग का क्या था? पहले आवेश को स्थिर रखे, उसके चारों ओर अध्ययन किए, पहले और दूसरे चैप्टर में। अभी तीसरे चैप्टर में जाओगे तो आवेश क्या करेगा? गतिमान होगा। लेकिन कैसा होगा? नियत वेग से होगा। उसके बाद फिर अगले चैप्टर में जब जाओगे, चौथे में, तब आवेश हम लोग का फुल स्पीड में गति करेगा। यहाँ वहाँ टेढ़ा मेढ़ा, या टेढ़ा मेढ़ा नहीं, यहाँ वहाँ गति करेगा। और कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, ऐसा करके त्वरित गति करेगा। ठीक। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है विद्युत धारा। ठीक। अब समझो विद्युत धारा होता क्या है। तो चाहो तो कक्षा 10वीं का तुम लोग कहना चाहिए परिभाषा को भी ला सकते हो। कक्षा 10वीं में क्या परिभाषा था? किसी चालक के प्रति एकांक, हाँ, या किसी चालक के प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को उसकी क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर उसकी क्या कहलाती है? विद्युत धारा। ये कक्षा 10 का गणित, या कक्षा 10 का हम लोग का कहना चाहिए है परिभाषा। तो चाहो तो वैसा भी दे सकते हो। तो किसी चालक के परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक के परिच्छेद से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। समझ गए इसको? हाँ। तो एक परिभाषा हम लोग का वहाँ से निकलेगा। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, दर मतलब समय से भाग दे दो तो दर कहलाता है। जैसे मान लो डेल पी बटे टी कर दिया, तो ये क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर। दर मतलब जहाँ समय से भाग दिए किसी चीज़ को, तो वो उसका दर बन जाता है, दर आ जाता है पूरा, है ना।
हाँ, बस वही सिस्टम है। तो हम लोग का क्या होगा? हाँ, ठीक। तो इसका परिभाषा कैसा बनेगा देखो। परिभाषा, किसी चालक के या किसी चालक में प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को, या ऐसे कर सकते हो, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रति सेकंड हटा दो, यहाँ पर देख लो, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब इसमें बहुत कुछ चीज़ जानना है। देखो, पहला चीज़ जानो इसमें, है ना, क्या क्या है। नेक्स्ट मत करो या नोट कर लो इसको। नोट, बहुत सारा इसमें बताऊंगा तुम लोग को, इतना सारा भर भर के बताऊंगा कि तुम लोग पागल हो जाओगे। ठीक, बताता हूँ। हो गया। अब देखो जानने लायक क्या क्या है। हाँ, यहाँ पर चमक रहा होगा तुम लोग को। यहाँ पर इसलिए चमक रहा है क्योंकि अब बोर्ड को मैं शिफ्ट किया हूँ, वहाँ से दूसरे रूम से दूसरे रूम लाए हैं। तो क्या है, यहाँ लाइट का उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। अब वहाँ लाइट जला रहा हूँ तो यहाँ फोकस मार रहा है, इधर जलाऊंगा तो इधर मारता है। तो थोड़ा सा भी कम से कम 10-15 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग का बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें हम लोग देखते जाते हैं आगे, है ना, क्या क्या होता है उसको। ठीक, पहला तो नोट चीज़ याद रखो, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ये विद्युत धारा का है, प्रतीक चिन्ह है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इसका जो सूत्र बनता है, सूत्र है ना, वो बनता है आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक, यहीं से एक परिभाषा और निकाल सकते हो। देखो, ये हम लोग का बना, यदि टी बराबर 1 सेकेंड कर दें, टी बराबर क्या कर दें? 1 सेकेंड कर दें, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? क्यों? यदि टी का मान 1 रखोगे तो इसमें टी का मान 1 रखोगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा? क्यों? तो यहाँ से एक परिभाषा निकलेगा, किसी चालक में प्रति सेकंड या एकांक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही उसकी क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से भी एक परिभाषा निकल सकता है, क्या? किसी चालक में, देखो अब ऐसा कह सकते हो एकांक सेकंड या प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा। देखो, हर एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा उसकी विद्युत धारा कहलाती है। तो हर एक सेकंड कह सकते हो, या प्रति सेकंड कहते हो, या एकांक सेकंड कह सकते हो। ठीक, तो किसी चालक में, मैं इसको लिखता हूं प्रति सेकंड, किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, किसी किसी बुक में आवेश का परिमाण दिया रहता है ना, तो मात्रा लिख लो। आवेश की मात्रा को ही उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक में प्रवाहित, किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? तो किसी चालक में प्रति सेकंड, है ना, ये प्रति है, देखना ना, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ, अब देखो इसका मात्रक, विमा, ये सब हम लोग देखेंगे तब तो पता चलेगा। हाँ, तो पहला देखो मात्रक, 2 हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा मात्रक इसका क्या होता है? देखो मात्रक, तो मात्रक 2 ठो निकलेगा। सीजीएस पद्धति में नहीं है, एमकेएस पद्धति में ही है हम लोग का मात्रक, है ना। तो देखो क्यू क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? चैप्टर 1 में बताया था, कूलाम। और ये क्या है? समय। तो इसका पहला मात्रक बनेगा कूलाम प्रति सेकंड, किसमें? एमकेएस पद्धति में। या इसी इसी को क्या कहते हैं मालूम? इसी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इतना को हम लोग एम्पियर, एम्पियर, ये भी एमकेएस पद्धति में है ना। एम्पियर का परिभाषा पूछता है कभी कभी, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए करके, तो हम लोग बताएंगे 1 एम्पियर को परिभाषा।
कैसे देना है उसको। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का मात्रक। अब बात करते हैं बीमा। बीमा, अब देखो, आवेश, आवेश को किससे मापोगे, मतलब धारा जो प्रवाहित होगी उसको एम्पियर से, है ना। तो ये क्यू है और ये क्या है, टी है, टी है ना। हाँ, तो इसको किससे मापोगे, आवेश को ए से मापोगे, एम्पियर से मापोगे ना। हाँ, तो वो उसका ऊपर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए टी आएगा। तो इसका बीमा हो जाएगा हम लोग का ए और टी। टी नीचे में है, ऊपर ले जाओगे तो टी का घात कितना आ जाएगा, -1, एटी इनवर्स। ठीक, हाँ, समझ गया ना इतना। किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा तो बताओ। नहीं है ना, चलो आगे बढ़ें अब। हाँ, हाँ जी। अब देखो, पांचवा हम लोग का क्या है, राशि। राशि को छोड़ो, हाँ राशि देख लो, चलो राशि। तो ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। सर अब तुम लोग कहोगे सर ये अदिश राशि कैसा हुआ, तो ये सदिशों के योग का सदिशों के नियम का पालन नहीं करती। मतलब देखो, शुरू से हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, मतलब छोटे क्लास का हम लोग कहना चाहिए, छोटे क्लास का अदिश राशि सदिश राशि में हम लोग क्या पढ़े। तो छोटे मतलब क्लास में अदिश सदिश से ही पढ़ाया जाता था कि जिसमें दिशा हो और परिमाण हो तो उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें दिशा ना हो केवल परिमाण हो तो उसको अदिश राशि कहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें दिशा हो, परिमाण हो और साथ ही साथ सदिशों के योग के नियम का भी पालन करे। सदिशों के योग का नियम क्या है, तो वो वाला है, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे वाला है, आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वाला है। जब ऐसे हो, इधर ए और इधर बी हो, परिणामी रिजल्टेंट आर हो और यहाँ थीटा कोड बनाता हो, तब ये होता है आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये उसका परिणामी का सूत्र है, ये सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है। इस नियम का पालन ये नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करता, है ना। मान लो दो तार है, मान लो एक तार है ऐसे करके, जिसमें हम लोग का 3 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। अमीटर लगा दिए हम लोग, और अमीटर लगा के हम लोग क्या किए, धारा का मापन किए, तो 3 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा था। अब यहाँ से हम लोग 2 वायर और ले लिए, या ऐसे करो, एक और वायर ले लिए इधर से, है ना। इसमें हम लोग का 4 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा था। अब इन दोनों से जो रिजल्टेंट परिणामी यहाँ निकलना था वो कितना निकलना था, तो इनका हम लोग का वो आर वाला निकलना था। रूट में 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 2 गुणित 3 गुणित 4 कॉस, और इसके बीच में जो भी कोण रहता, मान लो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री में जोड़ दिए तो कॉस 90 कर देते, और उसके बाद इसको हल करते तो जो भी आना था हमारा आता ना। हाँ, तो कॉस 90 का जीरो करते तो जीरो, ये पद पूरा जीरो क्योंकि इसके साथ गुणा में है, तो बचता 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 रूट में, और 16 और 9 कितना हो जाता 25 रूट में, तो आता कितना 5। तो हम लोग का इसका रिजल्टेंट आना था कितना 5 एम्पियर। लेकिन जब हम लोग अमीटर डाल के देखे तो इधर से 3 एम्पियर का धारा जा रहा था, इधर से 4 एम्पियर का धारा जा रहा था, और जब इन दोनों हम लोग नाप कर देखे तो कितना आया रिजल्टेंट हम लोग का, रिजल्टेंट जो आया हम लोग का वो आया हम लोग का 7 एम्पियर का। अब बताओ, गंगा मैया की कसम 7 एम्पियर का आया। तो अब कैसे करेंगे, तो अब इसमें दिक्कत था हम लोग को कि भैया ये 3 एम्पियर इधर जा रहा है, 4 एम्पियर इधर जा रहा है, तो ये तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाना था जब बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, सदिशों का योग का नियम। तो इसमें हम लोग का इस रूप में निकालते तो हमारा 5 आता, लेकिन जब अमीटर को डाल के देखते हैं तो दद्दा 2 एम्पियर अगती हाथ है, मतलब 7 एम्पियर आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमको ये पता चला कि ये सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं करता। इसलिए इसको हम लोग क्या किए, सदिशों के जो हम लोग का सदिश राशि था उससे उठा करके उसको अदिश में रख दिया कि नहीं भैया तू सब नियम का पालन नहीं करता, तू जा, तू अदिश में ही ठीक है, बाकी लोग को सदिश में रहने दे, क्योंकि तू वहाँ जाके डिस्टर्ब करेगा। सब सदिश का सब चीज़ का पालन कर रहे हैं, तू अकेला सदिश के योग का नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो तू यहाँ रहने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उसको क्या कर दिया, ज़मीन जायदाद से निकाल दिए सदिशों से, तो वो अदिश में जाके घुस गया। ठीक, तो हाँ, तो ये हम लोग का क्या है, विद्युत धारा में कैसी राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक, क्लियर हो गया इतना चीज़, सबको समझ आया।
हाँ, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रतीक चिन्ह देखेंगे। प्रतीक चिन्ह मतलब इसको चिन्ह से कैसे प्रदर्शित करते हैं। पांचवा के बाद हम लोग छठवां देखते हैं, प्रतीक चिन्ह। अभी तो बहुत सारा है। तो प्रतीक चिन्ह इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखो इसको इस रूप में प्रदर्शित, कोई भी तार ऐसा है, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो ये तार है ऐसे, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें ऐसे तीर का निशान देते हैं। किसी भी परिपथ में अगर धारा का प्रवाह होगा तो ऐसे ही तीर का निशान दिया जाता है। तो ये उसका क्या है, हम लोग का प्रतीक चिन्ह है। कोष्टक में डाल दे रहा हूँ, ये क्या है, उसका प्रतीक चिन्ह है। क्लियर हो गया इतना चीज, किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना। हाँ, एक चीज और याद रखो, किसी भी चालक में या किसी भी परिपथ में अगर हमको धारा का प्रवाह करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, विभवांतर। क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। अगर विभवांतर नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विभवांतर को बराबर कर दोगे, एक सिरे से दूसरे सिरे में विभव का अंतर ही नहीं होगा, दोनों बराबर होगा, तो किस बेस पे तुम धारा का प्रवाह करोगे, बताओ तो। होगा ही नहीं धारा का प्रवाह। तो धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर मतलब विभव का अंतर, दोनों सिरों पर विभव का अंतर होना जरूरी है। विभव का अंतर होगा तो धारा का प्रवाह होगा। ठीक, तो इसको भी लिख दे रहा हूं, सातवां, धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। धारा के प्रवाह, ये सब समझने लायक है ना। धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। अब धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना तो आवश्यक है। अब धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, ये देखो, अगर दोनों में विभवांतर है, मान लो किसी परिपथ में या किसी भी वायर में, तार में या किसी चालक में विभवांतर है, विभव का अंतर है, तो धारा का प्रवाह कैसे होगा। तो हमेशा देखे हो, कोई भी चीज का जो बहाव होता है वो उच्च से निम्न की ओर होता है। पानी भी बहता है तो पहाड़ से किधर बहता है, नीचे। पहाड़ है मान लो ऐसे करके, तो पहाड़ से नीचे बहता है पानी, ऐसा थोड़ी नीचे से पहाड़ में चढ़ता है पानी, नीचे से नहीं चढ़ता ना। हाँ, तो हमेशा क्या होता है, उच्च तल से निम्न तल की ओर ही आता है। तो इसलिए इसमें अगर धारा का प्रवाह करते हैं तो धारा का प्रवाह की दिशा कैसी होगी, अगर विभवांतर के बेस पे दिखाएं तो, विभवांतर के बेस पे मतलब विभवांतर के आधार पर दिखाएं तो धारा का प्रवाह कैसा होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहीं पर लिख दे रहा हूं, आवश्यक है। और धारा का प्रवाह उच्च विभव से किधर की ओर होगा, हाँ, निम्न विभव की ओर। ठीक, धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। और धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्लियर है इतना। चलिए, इतना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यह तो अभी अथाह है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक, चलिए नोट करिए इतना। ये हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं और आगे, धारा का प्रवाह हो रहा है, ये तो विभवांतर के आधार पर धारा के प्रवाह की दिशा है हम लोग का। लेकिन एक्चुअल में धारा के प्रवाह की दिशा किधर होती है, इसको जानना जरूरी है ना। तो परिभाषा मिटा रहा हूँ अब। इसका जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, बस दो तीन टॉपिक और है, उसके बाद ये ख़त्म, मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का टॉपिक ख़त्म, पाठ ख़त्म नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझो, कितना पॉइंट तक हुआ था, 5 की 6। हाँ, तो चलो छठवां पॉइंट देखो। छठवां पॉइंट क्या है समझो इसमें, है ना। छठवां पॉइंट हम लोग का क्या कहता है, धारा के प्रवाह की दिशा देखेंगे अब। धारा के प्रवाह की दिशा, अब डायरेक्शन देखो, धारा के प्रवाह की दिशा कैसी कैसी होती है ना। तो हमेशा याद रखना, धारा के प्रवाह की जो दिशा होती है वो धन आवेश की दिशा में होती है।
धारा के प्रवाह की दिशा जो होती है वो किस दिशा में होती है? हाँ, धन आवेश की दिशा में होती है। तो देखो, तीन टाइप से इसको बोल सकते हो, धारा प्रवाह की दिशा तीन टाइप से समझा सकते हो। देखो, वाइवा में इसको पूछ देता है, अगर मान लो एक चालक क्या करेगा, वो एक एक परिपथ बना देगा, है ना, एक परिपथ बना देगा कुछ भी करके, सिस्टम करके, है ना, बल्ब बल्ब जला के, ऐसे बैटरी सेटरी लगा के, प्लस माइनस जो भी है अपना सिस्टम कंप्लीट कर देगा। फिर पूछेगा इसमें धारा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, तो तुम लोग बताओगे सीधा प्लस से निकल कर कहाँ होती है, माइनस में ख़त्म होती है, ऐसे करके दिखा दो डायरेक्शन। लेकिन धारा के प्रवाह की दिशा कैसी होगी, तो उसको दिखना है, बताना है धनावेश की दिशा में। कभी कभी वाइवा में कोई टीचर कैसा पूछ देता है मालूम, अगर हम लोग का माइनस इधर जा रहा है तो धारा का प्रवाह इधर ही होगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसे बोल देते हैं। या इलेक्ट्रॉन हम लोग का इधर चल रहा है तो धारा का प्रवाह इधर होगा कि इधर होगा, ऐसे बोल देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, है ना, उसी को मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, तुम लोग कंफ्यूज मत होना अपने टाइम में, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ ठीक। तो धारा के प्रवाह की दिशा को किस तीन तरीके से हम लोग बता सकते हैं। धारा की प्रवाह की दिशा कैसी होती है, धन आवेश के दिशा में, है ना, धन आवेश की दिशा में जिधर जिधर धनावेश चलेगा उधर उधर। इससे भी एक रोचक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको मैं बताऊंगा, है ना, अभी नहीं बताया हूँ। धनावेश की दिशा में दूसरा, और हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो धनावेश की दिशा हो गया। दूसरा हम लोग कह सकते हैं, अब देखो मान लो प्लस इधर जा रहा है तो धारा का प्रवाह भी इधर होगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं माइनस किधर आएगा, इसके विपरीत डायरेक्शन में आएगा। तो कैसा होगा, ऋण आवेश की दिशा के विपरीत, ऋण आवेश की दिशा के विपरीत, ठीक। या इसी को हम लोग कह सकते हैं, ऋण आवेश कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। हिंदी में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में। तो ये तीन टाइप से याद रखना हमेशा। धारा का जो प्रवाह होता है या तो धनावेश की दिशा में होता है, या ऋण आवेश की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, या इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। अब समझो मेरा एक सेंस को, इससे रिलेटेड, धन आवेश से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। पहले देखो, इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था, कब हुआ था इलेक्ट्रॉन का खोज, तुम लोग याद रखना क्लियर, इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज, और उसको कौन कौन खोजा था, वो सब चीज़, है ना। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का खोज हम लोग का 1890 में हुआ था। कब हुआ था, 1890 में। अच्छा, विद्युत धारा उससे पहले आ चुका था, मतलब लोगों को ये पता चल गया था कि विद्युत धारा वगैरह है ना। कैसे पता चला था, उन लोग नहीं देखे थे, थेल्स वगैरह लोग 1808 में ऐसे करके 1800 वो सब में बताया था चैप्टर 1 में। नहीं देखे होगे चैप्टर 1 को अच्छे से देख लेना, है ना। तो देखो 1890 में हम लोग का इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। अब 1890 में जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, उससे पहले तो विद्युत धारा आ गया था, है ना। तो हम लोग का थिंकिंग क्या था कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है जो धनावेश की दिशा में होती है, हम लोग का ऐसा थिंकिंग था, और ये परंपरा आज भी चल रहा है। आज भी लोग बाग यही कहते हैं कि इसकी दिशा क्या कहते हैं, विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, तो धनावेश की दिशा में, क्योंकि अभी परिपथ बताया ना, प्लस से निकल कर माइनस में खत्म होती है है ना। तो आज भी वो परंपरा विकसित है, आज भी वो परंपरा चल रहा है कि मतलब जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो धनावेश की दिशा में होती है। लेकिन वास्तव में विद्युत धारा का चालन धनावेश धनावेश चलता ही नहीं है उसमें। तो हम लोग मान के चलते हैं उसको, कल्पना कि ऋण आवेश इधर चल रहा है तो धनावेश इसके विपरीत चलेगा, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन धनावेश नहीं चलता, चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन। जबकि हम लोग का किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि हम लोग का विद्युत धारा से लेट में आया, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस चार्जों को लेकर चलते हैं कि धनावेश जिधर चलेगा विद्युत धारा का प्रवाह उधर ही होगा। लेकिन वास्तव में हम लोग का विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, धनावेश के कारण नहीं होता। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वही हम लोग का विद्युत चालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी भी चालक में जितना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, क्या होगा, हाँ, उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, हाँ, आवेश की मात्रा होगी, उतना ज़्यादा उसमें धारा प्रवाहित होगा। ठीक, समझ गए ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। चलो,
तो इसी कारण हम लोग का धनावेश की दिशा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग का चालक विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के कारण। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, तो उसके लिए विपरीत दिशा में हम लोग का धारा का प्रवाह होता है। ठीक, तो ये हो गया चालक के प्रवाह की दिशा। समझ गया इतना को? हाँ, चलो आगे बढ़ें। अब नहीं बढ़ेंगे? चलो ना, बढ़ जाओ जी। हाँ, अब समझना एक ठो मस्त चीज है ना, एक ठो मस्त चीज बताता हूँ यहीं पर। छठवां पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट देखो, आई बराबर हम लोग के पास क्या था? क्यू बटे टी था। यदि टी बराबर 1 सेकेंड कर दें और आई बराबर धारा का मान हम लोग कर दें 1 एम्पियर। एम्पियर का परिभाषा बता रहा हूँ ना। यदि आई का मान क्यू बटे टी कर दें और टी का मान 1 सेकेंड कर दें और आई का मान 1 एम्पियर कर दें, तो आई का मान 1 रखोगे, क्यू का मान इसका टी का मान 1 रखोगे यहीं पर, तो 1 आई का मान बटे क्यू और टी का मान कितना रखोगे? 1। तो 1 का और 1 का गुणा होगा तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। क्यू बराबर 1 आएगा ना। अब हम लोग को पता है चूंकि क्यू बराबर एन ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग एन ई बराबर 1 कर देते हैं। एन का मान ले आओ तो 1 बटे कितना हो जाएगा? ई। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणी 10 की घात माइनस 19 कूलाम, पहले से बता चुका हूँ, तो इसको रख दो। तो एन बराबर 1 बटे 1.6 गुणी 10 की घात माइनस 19। तो जब इसको हल करोगे तो एन का मान कितना आएगा? 6.25 गुणी 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो -18। ये इन दोनों का हल होगा। समझे? नहीं समझे? हाँ, तो ये दिया है, तुम लोग देख लेना। चैप्टर 1 में मैं समझा चुका हूँ अच्छे से, सुरुच वाले में। सुरुच वीडियो जाना, वैद्युत आवेश क्षेत्र पार्ट 1, उसमें है हम लोग का, है ना। तो एन बराबर, अगर दशमलव को इधर खिसकाते हो 625 हो जाएगा, गुणी 10 की घात कितना हो जाएगा? अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो +18 होगा और ये हो जाएगा 16। ये अब यहीं से तुम लोग का क्या का परिभाषा निकलेगा? एम्पियर का परिभाषा निकलेगा। तो एम्पियर का परिभाषा कैसे कहोगे? देखो, यहीं से निकाल सकते हो एम्पियर का परिभाषा, यहीं से निकाल सकते हो ना। यहाँ से मत निकालो, वहाँ से निकालो, और एक और मैं अलग से बता दूंगा, वहाँ से निकाल देंगे, है ना। क्यू का मान 1 और टी का मान 1 करेंगे तो आई का मान निकल जाएगा, एक वहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से कैसे निकालोगे एम्पियर का परिभाषा? तो हम लोग बोलेंगे किसी चालक में 1 सेकेंड में, किसी चालक में 1 सेकेंड में जो एन का मान आया है वो 625 गुणी 10 की घात कितना? 16। तो उतना जो इलेक्ट्रॉन है एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाहित हो, तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? कितना होगा? हाँ, 1 एम्पियर होगा। समझे इस चीज को? मतलब यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में, किसी चालक में 1 सेकेंड में इतना 625 गुणी 10 की घात 16, 10 की घात 16 कहने का मतलब 10 का 16 बार गुणा करोगे, तो किसी चालक में 1 सेकेंड में इतना सारा इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचेगा। 1 सेकेंड में इतना सारा इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 सेकेंड में पहुंचेगा, तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। मैं एम्पियर का 2 परिभाषा लिखवा देता हूं, तुम लोग क्या करना, जो तुमको सरल जाता है तुम उससे कर लेना। ठीक, तो यहां से हम लोग का आएगा, ये दिख रहा है कि नहीं? एक बार क्लियर करने दो मेरे को। आहा 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 नहीं दिख रहा है। चलो मैं बोल दे रहा हूँ मुंह से, उसके बाद फिर बाद में लिखवाएंगे। ठीक, चलो लिखो, या एक स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर मैं लिखवा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो एक तो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, हो गया? चलो, अब इसमें क्या आएगा? एम्पियर की परिभाषा। चलो एम्पियर बाबू, है ना। तो ये होगा किसी चालक में, इसके आधार पर बता रहा हूं ना, किसी चालक में 1 सेकेंड में
किसी चालक में 1 सेकेंड में, है ना, 625 गुणित 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर होता है। ठीक, अर्थात किसी चालक में 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन, देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, इतना इलेक्ट्रॉन, ये वाला इतना इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवाहित हों तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। ठीक, दूसरे शब्दों में सरल बता रहा हूं मैं, है ना। तुमको ये सरल लगता है ये निकालो, एक और सरल लगता है वो निकालो, लेकिन तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। देखो एक सिंपल है, इसका एम्पियर का परिभाषा सिंपल है। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ? ताकि तुम समझो कि 1 सेकेंड में इतना सारा इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होता है, तभी धारा का मान 1 एम्पियर होता है। दूसरा परिभाषा कैसे निकलेगा? यही एम्पियर से। देखो हम लोग के पास I बराबर क्या होता है? Q/T। यदि Q का मान 1 कूलाम कर दें, 1 कूलाम, है ना, और T का मान कितना कर दें? 1 सेकेंड, तो ये कैसा हो जाएगा? तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। ठीक, अर्थात हम लोग करें एम्पियर का जो परिभाषा है, एम्पियर 1 एम्पियर, वो हो जाएगा 1 कूलाम बटे क्या हो जाएगा? टी का मान कितना रखोगे? 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड। ठीक, तो इसका परिभाषा ऐसा हो सकता है, किसी चालक में किसी चालक के परिच्छेद से, है ना, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ठीक, तो यहाँ से एक और परिभाषा मैं बता देता हूँ, है ना। इसके बेस पे इस सेकेंड वाले पार्ट के बेस में एक परिभाषा मैं और लिखवा देता हूँ एम्पियर का ही। देखो मेरा काम है दो बार या 3 बार 4 बार तरीके से बताना, जितना मेरे से बन जाएगा उतना तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक, तो एम्पियर का परिभाषा क्या होगा? किसी चालक में 1 सेकेंड में, या प्रति सेकंड कह सकते हो, है ना, किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब मार्कर साथ छोड़ रहा है, इंक खत्म हो रहा है इसका। 1 एम्पियर होता है। ठीक, किसी चालक में 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। समझ गए इतना चीज़? चलिए इतना नोट करिए, फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद कल अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये सब धारा घनत्व, तो ये सब चालू करेंगे। ठीक, इतना नोट करिए। चलिए ये हो गया। हाँ, अब छोटा सा एक चीज़ और समझ सकते हो, छोटा सा, है ना, छोटा सा एक चीज़ और समझा देता हूँ तुम लोग को, उसके बाद फिर। अच्छा, ये जो धारा है, यहीं पर लिख देता हूँ, ये धारा हम लोग का 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अल्टरनेट करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा होता है दिष्ट धारा, जिसको हम लोग डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट।
ये मार्वल डीसी वाला डीसी नहीं है, सुपरमैन वाला है ना, ये हम लोग का डायरेक्ट करंट है। इसको आगे पढ़ोगे तुम लोग, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर 7 जो जाओगे, 7वां पार्ट, वहाँ पर तुम लोग पूरा डिटेल पढ़ोगे। मैं पढ़ाऊँगा और दुनिया में तो कोई आएगा नहीं पढ़ाने मेरा चैनल में, है ना, तो इसको मैं पढ़ाऊँगा, है ना, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्च धारा अच्छे से। ठीक, तो इसको नोट करो, इसी को छोटा सा नोट करो, मैं तब तक इधर मिटा रहा हूँ और उसके बाद फिर हम लोग क्या चालू करते हैं। हाँ ठीक, इतना बताया था कोई विद्युत धारा के बारे में, कितना ठो हम लोग का हो गया, 9-10 हो गया मेरे ख्याल से, 8-9 तो हो ही गया होगा। इतना कोई नहीं बताए होंगे तुमको विद्युत धारा में जितना मैं बता रहा हूँ। हाँ, वो सर भी नहीं बताएंगे तुमको, इतना सारा नहीं बतातेगा कोई, लेकिन सब जानने लायक है हम लोग का। एम्पियर का देखो मैं 2-2 तरीके से बता दिया, कई लोग एक ही तरीके से बुक का रटा रटाया ही बता देते हैं, तो 2 तरीका 3 तरीका बनता है, तो उन तरीके से बनाइए। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में समझेंगे। हो गया। आप लोग नहीं लिख पाते हो तो वीडियो को रोक दिया करिए और उसके बाद लिखा कीजिए, फिर वीडियो को प्ले कर दिया कीजिए। लाइव तो है नहीं, है ना, रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। चलिए अब हम लोग हेडिंग डालो मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब समझो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। अब इसके लिए पूरा तुम लोग को परमाणु में जाना पड़ेगा। देखो, ब्रह्मांड में सभी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है और ये अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं, है ना। अगर एक परमाणु को जूम करके देखा जाए, जूम करके मतलब विस्तृत रूप में देखा जाए, तो परमाणु के अंदर नाभिक उपस्थित होते हैं, है ना। पढ़े हो, बेसिक है, 12वीं आ गए हो तो सब पढ़े छोगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ अपने तरफ से जितना भी बन पाता है मेरे से, है ना। बाकी केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाता ना, मेरे को बोलना मत केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, मैं दूर से पाँव पड़ता हूँ केमिस्ट्री को। ठीक, भले मैं पढ़ा दूंगा तब भी दूर से पाँव पड़ता हूँ। ठीक, समझो। देखो, कोई भी पदार्थ अणु से मिलकर बनता है और अणु छोटे छोटे किससे मिलकर बनता है, परमाणु से मिलकर बनता है। अब देखो, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, ये हम लोग का क्या है, नाभिक है। ज़्यादा बड़ा हो गया नाभिक, थोड़ा छोटा कर देते हैं नाभिक को। किसी भी परमाणु का नाभिक उसके केंद्र पर होता है ना। ये नाभिक है, बोर्री वाला नाभिक नहीं है, ये अलग नाभिक है ना। ये नाभिक है। नाभिक में क्या होता है हम लोग का, न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक, न्यूट्रॉन जिसके पास उदासीन होता है और प्रोटॉन जिसके पास प्लस चार्ज होता है ना। इसके चारों ओर, इसके इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विभिन्न कक्षाओं में गति करते रहते हैं। ये एक और बना रहा हूँ, इससे बड़ा नहीं बनाऊंगा। ये कक्षा 10 में भी पढ़े हो इसको, विज्ञान में कक्षा 11वीं में भी पढ़े हो और 12वीं में भी पढ़ रहे होगे। ठीक, इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं, गोलवा गोलवा घूमते रहते हैं, है ना, चाकी चाकी भौरी, गोल गोल भौरी छोटे बच्चे लोग के टाइप से। ठीक, चलो ध्यान से समझना, क्योंकि केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मतलब मैं कंटिन्यू नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये एक ही बार है केमिस्ट्री, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। और उसके बाद लास्ट चैप्टर में है परमाणु नाभिक, वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो किसी भी, कृपया चित्रों पर ध्यान न दें, आपसे अच्छा बनता है। ठीक है ना, इधर लंबा हो गया भूल जाओ। ये नाभिक है और नाभिक का क्या है, चारों ओर कक्षा है, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। अब सेंस समझना इस चीज़ का, है ना। देखो, नाभिक का इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा बंध होता है, आकर्षण बल होता है ना। प्रत्येक नाभिक अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है। देखो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए उद्धृत जाकर बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है तो इस पर आकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है तो इस पर आकर्षण बल का मान इसकी तुलना में थोड़ा सा कम होगा। ये और दूर में है तो और कम होगा, ये और दूर में है तो और कम होगा, ये और दूर में है तो और कम होगा। मतलब जो जो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ते जाती है तो नाभिक से उसका आकर्षण बल का मान क्या होता है,
कम हो जाता है, मतलब नाभिक जो उस पर आकर्षण बल लगाता रहता है वो कम हो जाता है। कहाँ से? कूलाम नियम। कूलाम चाचा का नियम देखे हो? कूलाम चाचा का नियम क्या था? यदि दो वस्तुएं Q1 Q2 है ना, दो आवेश है एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल दो बातों पर निर्भर करता है। ए अनुक्रमानुपाती है M1 M2 के, Q1 Q2 के सॉरी, और F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r के। मतलब दूरी को बढ़ाओगे तो बल का मान क्या होगा? कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती है तो दूरी को कम करोगे तो बल का मान बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। हिजघट टर पढ़े हो, पढ़ा दड़ा हूँ। ठीक, तो वही है, यदि दूरी को तुम लोग कम करते हो तो बल का मान ज़्यादा होगा, है ना, और दूरी को बढ़ा देते हो तो बल का मान क्या हो जाएगा? कम। सेम प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है तो आकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। नाभिक की इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल का मान कम होगा। अब आकर्षण बल का मान क्या हो गया? कम हो गया। तो नाभिक इसको बांध के रखेगा अपने 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 एरिया में, लेकिन कम बल से, कम ताकत लगा के बांध के रखेगा। अब समझो, मान लो इस परमाणु को हम लोग क्या कर दें? ऊर्जा दे दें, एनर्जी दे दें। अब कैसे एनर्जी दें? दो कंडीशन दे सकते हैं, या तो हाथों से रगड़ कर, हाथों से रगड़ कर नहीं, मतलब दो धातुओं को आपस में रगड़ के, या उसको गर्म करके। उसी दो कंडीशन में हम लोग उसको ऊर्जा दे सकते हैं। तो जब इनको ऊर्जा देते हैं तो इस नाभिक के बाह्यतम कक्षा के जो जो इलेक्ट्रॉन, याद रखना मेरे बातों को जो बोल रहा हूँ, नाभिक के बाह्यतम कक्षा के जो जो इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं, जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर मुक्त रूप से गति करते हैं, मुक्त रूप से मतलब स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ गए इस चीज़ को? हाँ, तो एक बार और समझो, किसी परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि इस परमाणु को ऊर्जा दी जाए, कैसे ऊर्जा देंगे? या तो धातुओं को आपस में रगड़ दो या उसको गर्म कर दो, है ना। तो इस प्रकार करके अगर ऊष्मा दी जाए या ऊर्जा दी जाए तो इस नाभिक के या इस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन नहीं, जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर मुक्त रूप से गति करता है, मुक्त रूप से क्या करता है? गति करता है, उस इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और धारा का प्रवाह होता है, इसमें सबसे बड़ा कारण यही होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यही गति करता है। समझ गए? तो देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन रूप से क्या करता है? ये गति करता है। समझ गए? और इसको जो जितना ऊर्जा, जितना कम से कम ऊर्जा दोगे ये बाहर निकल जाएगा, उसी कम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। पढ़े हो आयनन ऊर्जा वगैरह, ये सब क्या होता है? बस वही है ना। अब समझो थोड़ा सा, मैं धातु के प्लेट में दिखा रहा हूँ तुम लोग को, हाँ वहाँ समझोगे, धातु के प्लेट में समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम लोग का, नहीं तो इधर भूल जाओगे। है ना, मान लो ये धातु का प्लेट है ना, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, और अणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने हैं, मतलब बहुत सारा परमाणु होगा मान के चलो। मान लो ये नाभिक है, सब जगह सब परमाणु का नाभिक है, दो चार ऐसे बता दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ये सब के यहाँ यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, है ना, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। चार ठो नहीं, ज़्यादा भी दिखा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, मैं खाली ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अच्छे से दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, चकाचक दिख रहा है, मैं तो चकाचक दिख रहा हूँ। ठीक, तो ये परमाणु है, ये सर ये धातु का टुकड़ा है, कंफ्यूज मत होना, ये धातु का टुकड़ा है, मेटल। अब कुछ भी ले लो, मेरे से मतलब नहीं है। है ना, धातु का टुकड़ा है। अब समझो, इस धातु के टुकड़े में क्या होगा? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है, और हर परमाणु का ये नाभिक है मान के चलो, और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। अब हमेशा पता है हम लोग को कि धातु के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? अनियमित। अनियमित मतलब गैस के अणु जैसे रहते हैं, ये टेढ़े मेढ़े जिधर पाते हैं उधर गति करते हैं। ये मान लो इधर गति कर रहा है, ये इधर गति कर रहा है, ये इधर गति कर रहा है, ये इधर गति कर रहा है, कोंटा तरफ जा रहा है, ये उस कोंटा में जा रहा है, ये इधर 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 जा रहा है, हट, सब जिधर पा रहे हैं उधर, जो मन लगा उधर, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हल्के आदमी हैं, और हल्का आदमी इधर उधर भागता है। है ना। कटाक्ष नहीं कहते इसको। तो देखो, धातुओं में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है।
मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको नाभिक से प्यार नहीं है वो उसकी कक्षा छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक, तो जब धातु के टुकड़े को हम लोग गर्म करते हैं, या तो रगड़ दो या उष्मा दे दो, है ना, गर्म करके उसको ऊर्जा देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, अपनी कक्षा छोड़कर क्या करते हैं, बाहर टेढ़े मेढ़े रूप से क्या करते हैं, अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझो इसको, दैनिक जीवन से मैं जोड़ कर बताता हूँ। मान लो तुम मेला गए हो, अब मेला का सीजन तो आता ही रहता है हर साल कहीं ना कहीं का, है ना। तुम मेला गए हो, अब उस मेले में मान लो तुम्हारे पास कितना रुपया है, हाँ 100 रुपया है। तुम क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक झूला झूलोगे 40-50 रुपये का, कुछ खाओगे, हो गया 100 रुपया ख़त्म। उसके बाद फिर भोखवाए बैठे हो। वहीं मान लो तुमको मैं 1000-2000 दे दूँ कि जाओ बेटा ऐश करो, जो खाना है खाओ, तो तुम क्या करोगे, वो झूला झूल रहे हो, वो झूला झूल रहे हो, ये सामान खरीद रहे हो, वो सामान खुद रहे हो, टिकली फुंदरी है ना, क्या क्या है, फाउंडेशन वगैरह क्या क्या जो भी है ले रहे हो सब, और क्या कहते हैं, झूला झूल रहे हो, खाना खा रहे हो, जो खाना है कि मन है वो सब खा रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब तुम्हारे पास कम पैसा था तो तुम ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप एक दो जगह सामान लिए, खाए पिए, उसके बाद बैठ गए। और जब तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा आया, पैसा ज़्यादा आ गया, तो तुम क्या किए, इधर गए उधर गए, वो झूला झूले, ये झूला झूले, उधर दुकान में खाए, उधर दुकान में खाए। मतलब तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा आया तो ज़्यादा फूद के हो, समझो उद के हो, फूदक रहे हो ज़्यादा, है ना। तो बस वैसी है, जब इस इलेक्ट्रॉनों के पास है, नाभिक के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास ऊर्जा नहीं होती, ये बेचारे शांति से इधर उधर जाते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता इनको। जहाँ इनको ऊर्जा मिला वहाँ ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आवारा हो जाते हैं, आवारा लफाड़ू जो भी कहो वो हो जाते हैं, और नाभिक से इनका प्यार कम हो जाता है, जिसके कारण ये नाभिक के बाह्यतम कक्षा को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और अनियमित रूप से मतलब मुक्त रूप से क्या करते हैं, वो गति करते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है। अभी और कुछ है इसमें, विश्रांति काल, विश्रांति काल है जी, विश्रांति नहीं, विश्रांति काल है, समझने लायक है हम लोग का। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का। तो परिभाषा लिखवाऊँ मुक्त इलेक्ट्रॉन का, चलो लिखो, बोलते जा रहा हूँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। अच्छा, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग कई ठो कहते हैं, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। चालन इलेक्ट्रॉन, चालन इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, हाँ क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह जो होता है, विद्युत धारा का जो चालन होता है वो इसी के कारण होता है, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसीलिए विद्युत धारा का जो चालन है इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसलिए इसको चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, गैसीय इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, गैसीय इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गैस के समान होता है इसके अणु, छोटे छोटे कण परमाणु जो होते हैं वो। ठीक, तो चलो लिखो, मैं बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ, लिखो ना, चलो मुक्त इलेक्ट्रॉन का लिखो। जब किसी धातु के टुकड़े को, हेडिंग डालो ना, नहीं डाले हो, चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फिर बताता हूँ। हो गया, चलो लिखो। जब किसी धातु के टुकड़े को, जब किसी धातु के टुकड़े को गर्म करके या रगड़ कर, जब किसी धातु के टुकड़े को या किसी चालक को, जो भी लिखना चाहो, धातु के टुकड़े को या चालक को गर्म करके या रगड़ कर, गर्म करके या रगड़ कर ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं ना, याद रखना, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन रगड़ कर ऊर्जा देते हैं, तो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन, हाँ बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन, हो गया, अपनी कक्षा छोड़कर, अपनी कक्षा छोड़कर, अपनी कक्षा छोड़कर मुक्त रूप से गति करने लगता है, मुक्त रूप से गति करने लगता है, मुक्त रूप से गति करने लगता है, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
हो गया, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पूर्ण विराम कर दो। इसे चालन चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, लिख लो एक लाइन में, इसे चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। हो गया। हाँ, इसे चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। हम्म, हाँ हाँ ठीक, इसे चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और एक चीज़ ये और एक और लिख लो उसी में, नोट पॉइंट करके चलो, तो लिखो पहला, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है। नोट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नोट पॉइंट इसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन में। तो पहला याद रखना, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। विद्युत धारा का प्रवाह इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक। हाँ, अच्छा, अब वेग देखोगे, इसका वेग कितना होता है, दूसरा, इसका वेग जो है, इसका वेग होता है हम लोग का 10 की घात कितना, 6 मीटर प्रति सेकंड, इतना वेग से वो चलता है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, हमारे पास कितना तत्व है, 118 तत्व है आवर्त सारणी में। इसमें क्या होता है, जिस तत्व के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जिस तत्व में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उसमें विद्युत धारा का चालन उतना ही अच्छे से, उतना ही सुगमता से होगा। समझे इसको? तो देखो, अच्छा, इसका वेग इतना होता है। तीसरा देखो, यदि एक धातु का टुकड़ा ले लें, है ना, धातु का कितना क्या ले लें, टुकड़ा ले लें, और उस टुकड़े में एक घन में देखें, एक घन में 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 की घात 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझे? एक घन में कहने का मतलब, यदि एक हम लोग धातु का प्लेट ले लें, उसमें एक घन निकाल दें, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, इतना अगर हम लोग धातु का प्लेट निकाल दें, धातु का टुकड़ा निकाल दें, तो एक घन धातु के टुकड़े में, मतलब एकांक घन वाले, है ना, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, तो उसमें 10 की घात 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 की घात 29 कहने का मतलब क्या है, हाँ, 10 का 29 बार गुणा करोगे तो जितना मान आएगा उतना मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी धातु में। ठीक। अच्छा, तीसरी चीज, चौथी चीज, जो किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होता है, तो पहला चांदी, चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है हम लोग का तांबा, चांदी से कम होता है। उसके बाद आता है हम लोग का सोना, सोना से कम होता है हम लोग का एल्युमिनियम। ये AU है, ये AG है शायद, मेरे को नहीं पता, AG, CU, AU, AL, चांदी AG है या AU है, मेरे को कंफर्म नहीं है, तुम लोग देख लेना। ठीक, यही शायद ऐसी है ना। चलो, इसका इसी को याद रखो, फिर मैं गाली खाऊंगा, पटांग पढ़ा रहे हैं करके। तो देखो, चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए विद्युत का चालन उसमें सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद तांबा है, उसके बाद सोना है, उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम है, AL, है ना। तो याद रखो, देखो, इसमें भी देखना, ट्रेन वगैरह में, ट्रेन में मतलब ट्रेन वाला पटरी है, उसमें ऊपर में वायर दौड़ा रहता है, मोटा मोटा वायर दौड़ा रहता है ना, मोटा मोटा ऐसे, कितना मोटा मोटा ऐसे वायर होता है। इस वायर में भी हम लोग का चांदी मिक्स होता है, इसमें भी क्या होता है, चांदी मिक्स होता है वायर में। क्यों? क्योंकि वो विद्युत का क्या है, अच्छा चालक है, तो विद्युत का धारा का प्रवाह उसमें सुगमता से होता है, सुगमता मतलब सरलता से। इसलिए क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, अच्छे से। तो इसीलिए ट्रेनों में क्या ऐसे करके खुलता है ना ट्रेन में,
पुराना वो छुचुक छुचुक वाला रेलगाड़ी नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो कोयला वाला नहीं कह रहे हैं, जो अभी का करंट चल रहा है नया नया वाला जो रेलगाड़ी चल रहा है, जिसमें वैसे केबल होता है, ऐसे करके उठता है वैसे, और फिर ऐसे इसमें, हाँ वो उसमें तार में टकराता है, फिर ऐसे टच होते होते फिसलते चलता रहता है, तो धारा का प्रवाह ट्रेन में होता रहता है, ट्रेन चलते रहता है, फिर जहाँ उसको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर उसका वो हैंडल ऐसे टूट जाए मुड़ा, तो इसको ऐसे करके क्या कर देता है, नीचे कर देता है ना, उससे अटैच रहता है, उसको हटा देता है। तो उस वो जो तार होता है उसमें भी चांदी मिक्स होता है, तो उसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। अब उसमें चांदी मिला है करके चोरी करने मत चल देना उसमें, क्योंकि उसमें कई मिलियन कोटि का, मतलब मिलियन कोटि का नहीं, लेकिन लाखों वोल्टेज का हम लोग का क्या है, उसमें विद्युत प्रवाहित होता रहता है। और अगर उसको चोरी करने जाओगे तो छू दिए तो फिर वहीं पर स्वाहा हो जाओगे, राख भी नहीं मिलेगा तुम्हारा निपट जाओगे वहीं पर एक ही सेकंड में, है ना, पूरा जल के खाक हो जाओगे, राख भी नहीं मिलेगा, हर हर महादेव कहते रहोगे, फिर भभूति ऐसे लगड़िया माथा में। ठीक, तो ये होता है हम लोग का किसके बारे में पूरा था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में। इसको नोट करो, फिर एक छोटा सा विश्रांति काल बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए इसको नोट करिए। ये हो गया। हाँ, अब देख लो, छोटा सा विश्रांति काल मैं बता दे रहा हूँ, है ना, क्या होता है विश्रांति काल, नहीं तो फिर कहोगे सर विश्रांति काल क्या है, हमको नहीं पता, है ना। रिलैक्सेशन टाइम है जो, जिसको कहते हैं हम लोग, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के संबंधित है और कुछ नहीं। विश्रांति काल, देखो क्या है विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, देखो विश्रांति काल क्या है, यहीं से समझो। जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षक, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो जब गति करते हैं, देखो अब इसी को नए तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ पर फिर कचरा हो गया है। ये हम लोग का क्या है, छोटा सा धातु का टुकड़ा है। इस धातु के टुकड़े में अब खाली मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ही बता रहा हूँ। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन, अय सर्दी, नाभिक है उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन, नाभिक है सॉरी नाभिक है उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब है। अब देखो क्या होगा, इसका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये अपनी कक्षा छोड़ेगा, अब कक्षा छोड़ के इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, मतलब वो क्या होता है, सभी अणुओं से टकराता रहता है। इधर टकराएगा, फिर थोड़ा देर रुकेगा, फिर उधर टकराएगा, फिर हाँफेगा, धुकुर धुकुर करेगा, उसके बाद फिर उधर टकराएगा, फिर उधर टकराएगा। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है अपनी कक्षा छोड़कर, फिर वो क्या करता है, उधर टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है। ठीक, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं, विश्रांति काल। मतलब क्रमागत टक्कर मतलब लगातार टक्कर, मान लो यहाँ से टकराया वो यहाँ, यहाँ टकराने के बाद वो टकराएगा सेकंड में कहाँ, यहाँ, तो यहाँ से यहाँ टकराने के बीच में जो समय लगा ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विश्रांति काल। और दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो दूरी चलता है उसको कहते हैं माध्य दूरी, है ना, वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य दूरी कहते हैं या माध्य वर्ग दूरी कहते हैं, जब आएगा तब बताऊंगा। ठीक, तो यही है कि किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। ठीक, तो पहला याद रखना, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बस अब लास्ट आ गए, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अच्छा दूसरा, इसका परिभाषा क्या होगा, तो इसका परिभाषा इस तरीके से होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को, है ना, पहले यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ टकराया, तो इन दोनों टक्करों के बीच ये जो टाइम लगा, मान लो इधर मैं ठोका गया, अब इधर ठोकाने के बाद उधर ठोकाऊंगा, तो यहाँ से वहाँ तक जाने में जो मेरे को समय लगेगा, जहाँ पर मैं रेस्ट करूँगा, मतलब मैं किसी से नहीं टकराऊंगा, रेस्ट करूँगा, उसी टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम।
ठीक, तो क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। ठीक, समझ गए ना। हाँ, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को विश्रांति काल कहते हैं, या लगे समय को या समय अंतराल को कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। तीसरा चीज देखो, ये तो अपना आराम से जाके टक्कर मार रहा था, है ना। मान लो अभी क्या है, सिंपल थोड़ा सा टेम्परेचर दिए हैं हम लोग, है ना, इसको गर्म किए हैं ताकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल जाए। मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम लोग क्या कहेंगे, विश्रांति काल कहेंगे। कहेंगे ना। अब समझो, यदि इसका ताप बढ़ा दूं, यदि इसको और उष्मा दे दूं या और रगड़ दूं या गर्म कर दूं, कुछ भी करके इसका उष्मा दे दूं, तो इसको मुक्त इलेक्ट्रॉनों को और ज़्यादा ऊर्जा मिल जाएगा। और वो ऊर्जा किस रूप में होगी, इसको जो ऊर्जा मिलेगी, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जो ऊर्जा मिलेगी वो किस ऊर्जा के रूप में रहेगी, तो वो रहेगी गतिज ऊर्जा के रूप में। ये समझना जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग का अनुगमन वेग को जब डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर विश्रांति काल आएगा, तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अगर बुक का नहीं होता तो मैं छोड़ देता, मेरे को कोई मतलब नहीं था, लेकिन बुक में इतना डिटेल नहीं दिया है, लेकिन मेरे को बताना पड़ रहा है। ठीक, देखो, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन को तुम लोग गर्म करते हो, सिंपल मतलब पहले धातु को सिंपल गर्म किए, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर बाहर निकला, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहला गया। लेकिन अगर इसी को हम लोग और गर्म कर दे ज़्यादा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिलेगी वो किस ऊर्जा में रूप में रहेगी, गतिज ऊर्जा। और अगर इसका ऊर्जा को बढ़ा देते हो, तो ये अब ज़्यादा ऊर्जा पाएगा, तो क्या करेगा, स्पीड में गति करेगा, झाए 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 कहने का मतलब साए साए गति करेगा, और साए साए एक दूसरे को टक्कर मारेगा। तो उस समय क्या हो जाएगा हम लोग का, कम हो जाएगा। समझे मेरा बात को, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो जो मैं सिंपल, अगर सिंपल देखो, मान लो मेरे को यहाँ से उधर चल के जाना है, मैं सिंपल कैसे चलूंगा, ये चला। अब मान लो मेरे को दौड़ के जाना है, तो मैं फुल स्पीड में ऐसे चलूंगा, मतलब मेरे को गति ज़्यादा मिल गया। तो वैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन सिंपल रहेगा तो सिंपल गति करेगा, और जहाँ तुम गतिज ऊर्जा उसका बढ़ा दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन को, तो ज़्यादा स्पीड में गति करेगा। तो मान लो सिंपल गति कर रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 2 सेकंड का समय लगा था, 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया, और इससे टक्कर के बाद इसको टकरा दिया, ये उसका श्रांति काल था, टाउ। अब इसको ऊर्जा दे दिया, तो ये फुल स्पीड में जाके इससे टकराया, अब जल्दी टकरा गया, मतलब 1 सेकंड में टकरा गया, तो टाउ का मान क्या हो गया, कम हो गया। इससे हमको क्या पता चला कि जो टाउ का मान होता है, मतलब जो विश्रांति काल होता है, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, किसके, ताप के। ताप मतलब टी, है ना। चलो ऐसे लिखोगा उसको, या इसको कर सकते हो, टाउ व्युत्क्रमानुपाती 1/T के। मतलब ताप बढ़ाओगे तो विश्रांति काल का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण अणु ज़्यादा स्पीड में एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, जिससे दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगना होता है, उस समय का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर ताप बढ़ाते हो तो विश्रांति काल का मान कम हो जाएगा, और ताप को कम करते हो तो विश्रांति काल का मान ज़्यादा। अगर उसी का ताप कम कर दिए तो उसकी जो वेग होगा वो कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जाके टकराएगा। समझ गए इसको, क्लियर है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे अनुगमन वेग और धारा घनत्व, फिर धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग का व्यंजक, सरल सरल है, कोई कठिन चीज़ है नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको।